नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का 2 चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे का होने वाला है। अब ऐसे में यूपी की जो सियासी हलचल है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे में आकाश आनंद जिस तरीके से लगातार रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं, चंद्रशेखर आजाद को लेकर हमलावर हैं। ऐसे में क्या आकाश आनंद वो लगातार जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं वो इतना चुनावी ताल ठोक पाएंगे कि वो चंद्रशेखर आजाद को चुनौती दे पाए? इन सभी सवालों के साथ हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी एक सियासी जमीन खड़ी की है, क्या आकाश आनंद उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आकाश आनंद की बात कर ली जाए तो आकाश आनंद मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव माही उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी थी। और कहीं ना कहीं ऐसे राजनेताओं को बहुत कम मौका मिल पाता है जब बहुत थोड़े समय में आपको इतना बड़ा कोई आयोजन देखने को मिले कि लोकसभा का चुनाव हो और उसमें आप अपनी पार्टी के लिए, अपनी राजनीतिक विचारधारा के लिए लगातार लोगों से सवाल करते आए, उनसे सवाल पूछते आए। और ऐसे में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये इस कदर कहीं ना कहीं आकाश आनंद के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक राजनीतिक पहुंच बनाने में, लोगों के साथ मिलने में, उनके साथ जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का एक बेहतर ऑप्शन मिला है, राजनीति को समझने का एक बेहतर ऑप्शन मिला है। उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर बात करें तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है। और यहाँ पर आकाश आनंद ने, हमने पिछले दिनों देखा कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक विवादित बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त आतंकवाद की, तालिबान की सरकार चल रही है और लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। ये तमाम जो है कहीं ना कहीं तीखे बाण वो योगी आदित्यनाथ पर छोड़ते नजर आए। और इन्हीं बयानबाजी के जरिए कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी शोहरत बनाने की कोशिश करते हैं और राजनीति में स्थापित होते हैं। वर्तमान में हम देखें तो चंद्रशेखर रावण जो लगातार तमाम जो है बयानबाजियों के दम पर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस कदर अपना नाम बना चुके हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में हार और जीत की स्थिति को निर्णायक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इसी को देखते हुए यदि आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद 2024 का लोकसभा चुनाव का पूर्णतः से व्यक्तिगत रूप से फायदा उठाना चाहते हैं और पार्टी का एक जो स्टैंड मिला है उस स्टैंड को देखते हुए ये उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे में मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित होने का एक बेहतर मौका उनके पास है। जी बिल्कुल, ये लोकसभा का चुनाव उनके लिए बेहतर मौका हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से वो तीखे बाणों की तरह सबके ऊपर वार करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि अपने लिए वो आने वाले दिनों में मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। जैसा कि आपने दिनेश बताया कि सीतापुर में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुए और उन्होंने आतंकवादी तक बीजेपी पार्टी को कह दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से आकाश आनंद ये बयान दिया। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। देखा आपने किस तरीके से आकाश आनंद लगातार और पार्टियों पे, चाहे आप अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, चंद्रशेखर आजाद की बात कर लीजिए या बीजेपी पार्टी हो जो रूलिंग पार्टी है, उसके ऊपर भी वो लगातार हमलावर है। तो ऐसे में उनको खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन दिनेश, एक आखिरी सवाल और रहेगा कि क्या आने वाले दिनों में आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद यूपी की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक अपना अलग मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में भी वो एंट्री करने वाले हैं, तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि आकाश को वो चुनौती देते हुए नजर आएंगे और मायावती के साथ वो गठबंधन भी कर सकते हैं?
देखिए, अभी तक अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव की जब चर्चाएं चल रही थी, जनवरी के महीने से ही जब राजनीतिक दल जो है उन चुनावी माहौल को बनाने की तैयारियां कर रहे थे, उस दौरान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से ये संकेत दिए गए थे कि यदि मायावती हमारे साथ आती हैं, हम गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में माही कोई भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखेंगे ना तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ रही है, संगठन को मजबूत करके चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी में अभी तक देखा जाए तो किसी तरीके की अंदरूनी फूट सामने नहीं आई है, और ये ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उनको मजबूत बनाते हैं। लेकिन देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव करो या मरो की स्थिति तमाम विपक्षी दलों के लिए बनी हुई है, क्योंकि पिछले 10 सालों से विपक्षी दलों की विशेष तौर पर बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, बिहार में जाए तो वहां पर आरजेडी है, बंगाल में जाए तो वहां पर टीएमसी है, जम्मू कश्मीर में जाए वहां पर पीडीपी और जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, महाराष्ट्र में जाए तो वहां पर तमाम राजनीतिक दल जो है विपक्ष में मौजूद जो थे वो दो फाड़ हो चुके हैं। तो इन तमाम राजनीतिक दलों के लिए अब कहीं ना कहीं राजनीतिक छटपटाहट इस कदर देखने को मिल रही है कि अब सत्ता में वापसी का रास्ता इनको चाहिए, और उस रास्ते को चुनने के लिए तमाम उन हथकंडों को अपना रहे हैं, तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं जिसके माध्यम से 2024 का किला फतेह किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सत्ता से बेदखल किया जाए। क्योंकि हम यदि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को देखेंगे तो सबसे लंबा कार्यकाल 17 वर्ष का लगातार उन्हीं का रहा था। उसके बाद ये दूसरा टर्म होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी यदि जीतती है तो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पुश किया जाएगा, और उस आधार पर यदि 3 टर्म लगातार यहाँ से जो है राजनीतिक आधार मजबूत कर पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अगले कई वर्षों तक, कई सदियों तक यहाँ पर अपनी राजनीतिक नींव को मजबूत कर लेगी। इसीलिए विपक्षी दल चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी जाए। जी बिल्कुल, लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से अभी चंद्रशेखर के ऊपर हमलावर है, तमाम पार्टियों के ऊपर हमलावर है, तो ऐसे में आपने ये तमाम जो जानकारी दी है वो वाकई में बहुत सटीक बैठती है और इन सब माहौल में। लेकिन अब ये सवाल यही खड़ा होता है कि चंद्रशेखर आजाद क्या मायावती के लिए आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े, जिस तरीके से जुड़े हैं, जनता का जनाधार उनके साथ है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है मायावती अपनी पार्टी का जनाधार और वर्चस्व बचाने के लिए उनका गठबंधन में लेते हुए नजर आए या उनका साथ लेते हुए नजर आए। लेकिन आकाश आनंद अपना जिस तरीके से एक रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी राजनीति के लिए कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं बैठता है। लेकिन अब आकाश आनंद क्या कौन सा रुख अपनाते हुए नजर आते हैं, क्या वो चुनावी समीकरण जो उन्होंने बनाया है उसमें कितना सटीक बैठते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में अगर उनको जाना पड़ा तो अपनी शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर इनकार नहीं किया। लेकिन उनको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा लगाम रखना चाहिए। जिस तरीके की वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि गुर्दे निकालेंगे तमाम तरीके के, लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद एक ग्राउंड रूट पर काम करते हुए एक सॉफ्ट रुख के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में मायावती को आने वाले वक्त में उनकी जरूरत जरूर पड़ सकती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि दोनों अगर साथ में आते हैं तो कितनी मजबूती के साथ यहाँ यूपी की राजनीति में अपनी पैठ बना पाएंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।